नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं 24 की खबर। जी हां, 2024 से पहले 2023 में क्या क्या मुद्दे चुनाव के रहने वाले हैं, ये साफ होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। बस उस तस्वीर को देखिए और समझिए कि आपके लिए कौन नेता क्या कह रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ। एसवाइएल ये मुद्दा पंजाब हरियाणा में खूब छाया रहता है और राजनीति की बात होती है तो एसवाइएल के मुद्दे के बिना अधूरी होती है। एसवाइएल को लेकर एक बार फिर से बयान सामने आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच तकरार जारी है, सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने है। एसवाइएल को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के लिए एसवाइएल बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। एसवाइएल का मुद्दा बड़ा है ही बड़ा, छोटा नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट निर्णय दिया कि हम इस निर्णय को दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए एसवाइएल बननी है। ये निर्णय आ चुका है। अब तो केवल एग्जीक्यूशन का विषय है। ये एग्जीक्यूशन सब सरकारें मिलकर के करेंगी या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी, ये 4 महीने के अंदर अंदर। पंजाब के मुख्यमंत्री का विरोधियों को खुला चैलेंज है। जी हां, एसवाइएल को लेकर भगवंत मान ने सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। हरियाणा के अलावा पंजाब में भी यह राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा रहता है। यहां पर बात अलग है, हरियाणा में अलग है। हरियाणा में कहा जाता है पानी ले करेंगे, पंजाब में कहा जाता है पानी एक बूंद भी नहीं देंगे। तो ऐसे में भगवंत मान पर सवालिया निशान लगा दिया उनके विरोधियों ने। बाकी दलों ने सीधे सीधे कहा कि पैरवी पंजाब की सरकार सही तरीके से नहीं कर रही है। सुनील जाखड़, सुखबीर सिंह बादल, राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा, इन चारों को नाम लेकर लाइव बहस करने की चुनौती भगवंत मान दे चुके हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि रोज रोज की ये किचकिच के बजाय लाइव बहस करने के लिए आ जाइए। 1 नवंबर का समय दिया गया, 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई। पंजाब में इस दिन पंजाब दिवस के मौके पर इस पर बहस करने की खुली चुनौती भगवंत मान देते नजर आए हैं। एसवाइएल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा में खूब छाया रहता है और इस पर अलग अलग बयान भी सामने आते हैं। हरियाणा में सभी नेता एक स्वर में कहते हैं कि पंजाब से पानी लेकर रहेंगे, लेकिन दिक्कत परेशानी तब बढ़ जाती है जब पंजाब में एक सरकार और हरियाणा में भी वही सरकार हो, तब तो दिक्कत और ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ कहती है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ कहती है। अनुराग ढांडा क्या कहते हैं, एक बार सुनिए, और केंद्र सरकार पर कैसे ठिकरा फोड़ा वो भी सुनिए। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर पहले भी इस पे कहा है कि जो कोर्ट ने कहा उसमें पंजाब सरकार के लिए तो सिर्फ एक लाइन थी, केंद्र सरकार को सारी बातें कही। कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पे काम कर रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पे रिपोर्ट पेश करती है, केंद्र सरकार कोर्ट को 2 महीने के अंदर बताए। तो दरअसल अगर आप देखेंगे कि 2 भाइयों के बीच में अगर किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा पिता करता है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन बीजेपी की तरफ से लगातार हरियाणा में किए जा रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पन्ना प्रमुख सम्मेलन बहुत जरूरी लगते हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जा रहे हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और यहां पर पहुंचकर गुरु मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीत का दावा भी किया और पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर कुछ जानकारियां साझा की। तो इस समय 90 में से 75 पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हमारे हो गए हैं। लगभग 4000 के आसपास संख्या पन्ना प्रमुखों में रहती है। अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं तो 3 लाख लोगों के पन्ना प्रमुखों के हमारे सम्मेलन हो गए और एक 15 पन्ना प्रमुख जल्दी इस 15 दिन महीने में कभी भी हो जाएंगे। पार्टी के हमारे सब लोग बड़ी सदा सहायता से इसमें लगे हैं और पन्ना प्रमुख का काम है कि उसकी वोटर लिस्ट का एक पन्ना यानी 2 पेज, जिसमें लगभग नहीं पूरे 60 वोट होते हैं लास्ट पन्ने को छोड़कर, सब 60 वोटर्स के लगभग 15 परिवार। एक बार फिर से जाति को लेकर हरियाणा में बात चल पड़ी है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो ऐलान किया जो चर्चा का विषय आने वाले वक्त में बनने वाला है। इस बात की गारंटी तो है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का ब्राह्मण समाज पर पूरा फोकस है। साल 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, इस बात का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर चुके हैं। साल 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी
बनती तो भी डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होता, ये भी दावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। यानी कि ब्राह्मण समाज को खुश करने का एक बड़ा दाव खेला गया। डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या आश्वासन? नहीं, जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया और ये कह दिया है कि बीजेपी पार्टी हर बूथ पर है, हर पन्ने पर है, लेकिन कांग्रेस सभी तरह से कोशिशें करने के बाद भी जिलों में ही अटकी हुई है। कांग्रेस की यही खामी है और अभी कांग्रेस की लिस्ट जब आती है तो उस लिस्ट पर भी बवाल मचता है, ऐसे उनके विरोधी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ ऐसे संकेत दिए और साथ ही उन्होंने फॉर्मूलों पर भी जिक्र किया। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कटाक्ष किया। करना ही चाहिए, हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं, वो तो अभी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश बनाया, न केवल प्रदेश तक बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाके उनकी प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा। हरियाणा में आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल कैसा कर पाएगी ये सवाल बड़ा है, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। अब ये भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये बात अभय चौटाला ने कही है। सिरसा में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाया और साथ ही रणनीति पर भी बातचीत की। ये भी कहा कि जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हमारी होगी तो वहीं सरकार बनाने का पूरा दावा करते हुए कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश भी दिया। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ सम्मान दिवस को मनाने का काम किया, लोगों को घर घर जाकर के निमंत्रण देने का काम किया। उसी वजह से आज पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा है तुम्हारी सम्मान दिवस रैली। हर किसी की जुबान पे एक बात है कि आने वाले कल को जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, चुनाव से पहले लोगों से संवाद करना बहुत जरूरी है। आपने बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, जनसभाएं देखी होंगी, लेकिन जन संवाद भी अब देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये फोकस है कि जनता से सीधी बातचीत की जाए और सीधे मिला जाए, इसलिए जन संवाद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में जाकर जन संवाद कर लिए हैं, लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के शहर के दशहरा ग्राउंड में एक जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को ये भी आश्वासन दिया है कि उनकी हर शिकायत को दूर किया जाएगा और हर समस्या का समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। सभी समस्या को बहुत ध्यान से सुना गया और साथ ही सरकार की योजनाओं से लोगों को फायदा भी मिल रहा है, इस बात का दावा भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले भी कई बार ये भी देखा है कि जन संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों को राहत पहुंचाते हुए उन सरकारी अधिकारियों पर भी सीधे एक्शन लिया है जो लापरवाही बरतते हैं, और यही हर जगह देखने के बाद अब यहां पर भी देखने को मिल रहा था। जगाधरी विधानसभा के गांव जाटोवाला में अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। ये काफिला आप देख सकते हैं, यहां पर अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास किया गया है। वोटर हर तरह से होते हैं, हर वर्ग में होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर अपनी ओर से अपनी सरकार की तारीफ की और ये भी कहा कि जो हमने किया वो पहले किसी ने नहीं किया। बहुत मजबूती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलना। कोई भी पीछे रह जाएगा, देश कैसे आगे चले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पूरे देश के सभी जिलों का वो करवाया सर्वे, और में जो भी जिले पीछे थे उनमें से हमारा मेवात था, तो स्पेशल से मुख्यमंत्री जी को बुलाया के कहा कि मेवात सबके बराबर आना चाहिए। और हम उसमें पूरा लगे। जितने काम हमने किए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना पहले कांग्रेस सारे टाइम में कर रहे हैं उसने काम हमने अब कर दिए, अभी कर दिए। क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि देश नंबर 1 तब बनेगा जब सारे के सारे नंबर 1 बनेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने INDIA गठबंधन पर एक बार फिर से निशाना साधा और ये भी कहा कि विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने UPA का नाम बदलकर इंडी अलायंस रख लिया है।
राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो देश के सामने है। पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया, यानी कि अहंकार और घमंड से भरा हुआ घमंडिया गठबंधन। और उसमें ओबीसी समाज के लिए जो शब्दों का प्रयोग श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया वो देश के सामने पता है। उनकी सदस्यता लोकसभा की जब गई तो उसी के चलते गई। अहंकार इतना कि अभी तक माफी नहीं मांगी ओबीसी समाज से। ये क्या करेंगे? ये तो सारी उम्र कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और आईएनडीए गठबंधन पर निशाना साधा और कह दिया कि इनका उद्देश्य ही देश के खजाने को लूटना है और सत्ता में आकर भ्रष्टाचार भी करना है। साथ ही मनोज तिवारी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी तंज कसा और यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की कोर्ट पर भरोसा न होने की बात सामने आ रही है और पूरे मामले की जांच भी हो रही है। जांच में भ्रष्टाचार के तार आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। देखिए, ये लोगों का जो खासतौर से आम आदमी पार्टी और ये लोग जो इंडी अलायंस के लोग हैं, इनका उद्देश्य ही है देश के खजाने को लूटना, सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना। मुझे लगता है कि इन लोगों के से जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना चाहिए इनको। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता और विपक्ष के गठबंधन से घबरा गई है, इसलिए छापेमारी चल रही है ताकि विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जा सके। सीबीआई की जांच हो या फिर ईडी की जांच हो, कोई भी इन जांचों से पीछे नहीं हटता है। लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित बताया गया। जो सरकार घबरा रही है जनता से और विपक्ष के गठबंधन से, खासकर पीडीए की ताकत से, इसलिए जानबूझ करके छापे उन लोगों पर डाले जा रहे हैं जिससे डिमोरलाइज किया जा सके और जनता में उन्हें बदनाम किया जा सके। देखिए, सीबीआई की जांच हो या ईडी हो, कोई भी इन जांचों से पीछे नहीं हटता है और समय समय पर ये निष्पक्ष रूप से काम करें तो ठीक बात है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया है। एक तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। दिल्ली में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगते हुए ये खबर सामने आई कि राजेंद्र नगर विधानसभा में विभिन्न पदों पर काम कर रही आम आदमी पार्टी में बड़ा पद ले चुकी डॉक्टर चंद्रकांता अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। साथ ही करोल बाग में निगम प्रत्याशी रही ज्योति बड़वाल ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और यह तस्वीर आम आदमी पार्टी को रास नहीं आएगी। इस दौरान उनके साथ राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 300 से ज्यादा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं डॉक्टर चंद्रकांता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करने की बात कही है। पीएम के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और सम्मान भारत का देश भर में तो बढ़ा ही है, विदेशों में भी बढ़ा है और साथ ही देश का तरक्की का रास्ता अगर किसी ने खोला है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला है। ये बात भी कही गई और बीजेपी ज्वाइन कर ली गई। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में एक अलग माहौल बन गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी की लगातार मेहनत करने से देश में अलग माहौल बनने की बात कही गई। इस वातावरण को लेकर अपनी ओर से जो बात कही गई है कांग्रेस नेता की तरफ से, आइए सुन लेते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो घर आपने कहा ना कि उस समय के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। राहुल जी के यात्रा के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जो एक माहौल बना है, प्रियंका जी लगातार जो मेहनत कर रही हैं, जो अभी हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, उससे जो एक वातावरण बना है, आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। और मैं कहूँगा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी जहाँ से हम लोग आते हैं, हर तरफ आज जनता खोज रही है। आज हर वहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को
लेकर मंथन लगातार चल रहा है और दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी उसकी जानकारी दी है कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने और साथ ही शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाने साधेगा। हमने प्रदेश केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता माननीय खड़गे जी ने की। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और सब केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सूरत हाल पर चर्चा हुई। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को एक तरह से बर्बादी और तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में नौकरियां मंडी लगाकर बेची जाती हैं, इस पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हर रोज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कमलनाथ भी मौजूद थी। बैठक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने कई नामों पर चर्चा की है, फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। आने वाले 6 से 7 दिनों में कोई न कोई निर्णय ले लिया जा सकता है। हमने 130 से 140 सीटों पर चर्चा की है, एक और बैठक बुलाकर फैसला लिया जाएगा। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। हाँ बोलिए। अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि लगभग 140 सीटों पर अभी हमारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया और सचिन बिरला मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा और साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री के मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए और इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने बयान दिया और कहा कि सचिन बिरला एक तकनीकी विधायक बचे हुए थे। उन्होंने 2021 से ही विदाई के लिए घोषणा कर दी थी कि वो विदाई लेंगे और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अब वो नफरती फरमान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं। बिरला जी एक तो तकनीकी विधायक ही बचे थे। 2021 से घोषणा लगभग उन्होंने करी दी थी कि वो विदाई लेंगे और भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। बहरहाल जो नफरती फरमान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मोहब्बत की दुकान, सद्भाव, भाईचारा, सामाजिक समरसता और भारत को कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जयपुर में राजस्थान कांग्रेस कमेटी की वॉर रूम की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, इसको लेकर रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। लोक कल्याण के कामों के आधार पर प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा और साथ ही ERCP जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई वायदा खिलाफी को लेकर भी जनता के बीच जाया जाएगा और इन बातों को उजागर किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में राजस्थान में फिर से सरकार बनाई जा सके और जनता को ये संदेश दिया जा सके कि जो भलाई हमने की है वो बीजेपी ने कभी नहीं की थी। ये भी आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये जनता बताएगी। राजस्थान में जातीय जनगणना की घोषणा पर बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि राजस्थान के विकास से लोगों को भ्रमित करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीति बनी। राजस्थान के विकास से भ्रमित कर दो लोगों को। राजस्थान में जो हो रहा है, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो लोगों को। ध्यान तो बटाएं, ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी है। बार बार एक लाइन दे देते हैं, घोषणा देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, सिलेंडर नीचे पहुंच नहीं रहे, बिजली घरों में आ नहीं रही, लेकिन लोगों को कहीं भटकाओ। कोई ऐसी कोई हेडलाइन दे दो जिससे लोग भटक जाए। 2011 के अंदर जो कांग्रेस ने पूरा देश का जो जनगणना करी थी वो क्यों नहीं अभी तक रिलीज करी? वो तो इनसे रिलीज हुई नहीं। अब बात कर रहे हैं नई जनगणना की, जबकि 2 दिन कितने 10-15 घंटे इनके बचे हैं सरकार के। कहां से करेंगे? क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी निकाल लेंगे वहां से?
चुनाव के उसमें और उनको जनगणना में लगा देंगे। और जो बिहार के अंदर जनगणना हुई, अब सारे वीडियोज आ रहे हैं, हर जिले से वीडियोज आ रहे हैं, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना पर घोषणा की थी। इसी पर राजस्थान में सियासी बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सीधे सीधे राजस्थान सरकार को और अशोक गहलोत को निशाने पर लिया और कई सवाल भी दागे। आचार संहिता से 3 दिन पहले अचानक एक शगुफा छोड़ना, शासन में थे गहलोत साहब, दर्जनों कबीना की बैठकें हुई, जातिगत जनगणना का अगर इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं निर्णय लिया। अब चूंकि जातिगत जनगणना करवाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का है, पर सर्वेक्षण के नाम पर अपने खोए जन आधार को ये कहने के लिए कि मैं जातिगत आधार पर योजना बनाऊंगा, योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। जातीय जनगणना पर सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी लगातार इसे एक चुनावी स्टंट बता रही है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इससे ओबीसी और ईबीसी को उनका हक मिल पाएगा। इसी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। जातीय जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में उठ रही है, ऐसी कोई मांग हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था, जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो। जयपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान कांग्रेस पर निशाना साधा और कह दिया कि राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान किया गया और प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हैं। पिछले 5 सालों में 19 बार राज्य सरकार की परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और ये घटनाएं युवाओं को दिशाहीन कर देती हैं। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई है। इसके एक प्रमुख कारण है रसूखदार लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसे घटनाओं में। मंत्री विधायकों के साथ सत्ताधारी मंत्री विधायक की पुत्र तक इस कांड में शामिल होते हैं, तो शासन में बैठे हुए नेतृत्व की कोई नैतिकता नहीं रहती है प्रजा को, लोगों को कोई दिलासा देने की। और उसमें विशेष करके बीजेपी की प्रदेश भर में मंडल स्तर पर बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों को लेकर भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। रविवार की बात है, ऊना जिला मुख्यालय के पार्टी कार्यालय में सदर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की और जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के तौर पर इस बैठक के लिए पहुंचे। इस मौके पर पार्टी की ओर से निर्धारित किए गए कई कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में हमेशा विकास को आधार बना करके ही चुनाव लड़ती है। चाहे हम लोग पंचायतों के चुनाव हों, चाहे हमारे विधानसभा के हों, चाहे हमारे लोकसभा के हों। अब भी हम लोग विकास को आधार बना करके, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स, वो चाहे सड़कों के हों, वो चाहे हेल्थ की दृष्टि से हों, वो चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक सहयोग की दृष्टि से हम लोग देखें, चाहे हिमाचल में टनल बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस के संगठन सेवा दल के 100 साल पूरे हो गए और इस पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने अपनी ओर से बात कही। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोटियाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रही, उन्होंने अपनी ओर से जानकारी साझा की। निश्चित रूप से हमारी इलेक्शन
ट्रेनिंग हो रही है गुजरात में। उत्तराखंड से भी लोकसभा प्रेरक बनाए गए हैं, अन्य राज्यों में प्रेरक बना के गए हैं। चंडीगढ़ में प्रेरक बना के गए हैं रेणु रोहिला, और गढ़िया जी बना के गए हैं शिमला में, और चांदनी चौक नोएडा आपके राजेंद्र चंद जी बना के गए हैं। लोकसभा प्रेरक भी सेवा दल से बना के गए हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो लोकसभा होगा वो कांग्रेस सेवा दल। और ऐसे में हमारी राज्य यूनिट ने जो हमारी अध्यक्ष हैं हेमा पुरोहित जी, 2024 में इलेक्शन है, 2023 में मुद्दे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। आपके कौन से मुद्दे हैं, क्या पसंद है क्या नहीं, अब इसे चुनाव कर लीजिए, वरना चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए अपने विवेक से काम लीजिए, नेताओं के बयान सुनिए। नमस्कार।